जब तक जाति का जहर इन मनुवादी मानसिकता वाले आतंकवादियों के मन में रहेगा, जब तक यह जाति रहेगी। जो लव जिहाद के कानून की बात कर रहे हैं, अगर लव जिहाद का कानून बनता है तो सबसे पहले आप उन लोगों को शाहनवाज हुसैन जैसे और नजमा जो है उनकी नजमा हेपतुल्ला, उनके लिए लव जिहाद कानून का क्या मतलब होगा ये देखा जाए। देखिए आप इसे क्यों हिंदू मुस्लिम का रंग दे रहे हैं? कौन टीना डाबी है? पहली बात तो मुझे ये नहीं पता, मुझे नहीं पता कि कौन टीना डाबी है। क्योंकि दूसरी बात, अगर एक लड़की ने अपनी मर्जी से किसी लड़के के साथ शादी की है तो ये उसका व्यक्तिगत निर्णय था। देखिए जब आप बात तो करते हो बहुजन समाज की, लेकिन सर लोग तो इसे लव जिहाद से जोड़ रहे हैं ना। नहीं, जो जोड़ रहे हैं, कौन जोड़ रहा है? लोग दो हैं, एक तो शेड्यूल कास्ट है, एक नॉन शेड्यूल कास्ट। आप किन की बात कर रहे हो? तीसरा जोड़ना है ना, उसका फायदा भी उठा। वो कह रहा है कि लव जिहाद हुआ, लड़की के साथ गलत हुआ। किसने कहा ये बात? सब लोग कह रहे हैं। देखिए एक बात सुनिए, जब शेड्यूल कास्ट समाज का कोई व्यक्ति आईएएस बन जाएगा तो वो अपने आप को धरती से ऊपर समझने लग जाएगा और उसे लगता है कि मैं इस समाज का पार्ट नहीं हूं और मैं समाज में एक मैसेज दे रहा हूं। जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, जिस आईएएस की आप बात कर रहे हैं, उस आईएएस को हमारे समाज ने सिर्फ और सिर्फ उसके पद के कारण अपनी आंखों पर बैठाया, उसके विचारधारा के कारण नहीं। अगर उसकी विचारधारा के कारण बैठाते तो आप अपने नाम के आगे पीछे खान तो लगा सकते हो, परंतु आप अपने नाम के आगे पीछे अंबेडकर नहीं लगा सकते, फूले नहीं लगा सकते, क्योंकि इससे आपकी जो जाति है वो रिवील हो जाएगी। दूसरी बात, जब लव जिहाद की बात आप कर रहे हो कि आज आप इस नाम पे सिंपैथी गेन करना चाहते हो कि मैं डाइवोर्स ले रही हूं, ये आपका व्यक्तिगत मामला था। जब आप आईएएस बने आपने एक पद ग्रहण किया, जब आपने शादी की आपने अपने एक पारिवारिक चीजें एक्सेप्ट की। सर कर्नाटक से एक ऐसी खबर आ रही है जो समाज के लिए और देश के लिए बहुत ही गंभीर है कि 70 साल देश को आज़ाद हुए हो गए हैं और एक किसी नाई ने किसी SC/ST वाले के बाल काट दिए तो उसके ऊपर अपर कास्ट वालों ने जुर्माना लगा दिया 50 लाख रुपए का या फिर 50,000 रुपए का, या फिर उसको गांव छोड़ने के लिए कहा। तो सर ऐसी घटनाओं को कैसे देख रहे हैं सर? देखिए ये जो घटना है कोई गजेंद्र जी बिल्कुल नई नहीं है। कभी आपको मूंछ रखने पे मार दिया जाएगा तो कभी आपको साइकिल पर चढ़ने के लिए मार दिया जाएगा, कभी बाल काटने के लिए मार दिया जाएगा तो कभी सड़कों पर चलने के लिए मार दिया जाएगा। आपको शायद ये बात ना पता हो कि दक्षिण भारत के कई गांवों में आज भी अनुसूचित जाति जनजाति के चलने के लिए अलग जगह है, अलग रास्ते हैं। वहां रास्तों पर दीवारें खड़ी कर दी गई कि अगर आप इधर से जाओगे तो उन्हें मार दिया जाएगा। देखिए वहां पर आज भी जो हत्याएं हैं वो सिर्फ इस वजह से हो जाती है कि जो सवर्ण और जो गैर सवर्ण लोगों के बीच में शादियां हो जाए। जो बाल काटने की बात कर रहे हैं, देखिए हमें ऐसा लगता है कि जब हम भारत की बात करते हैं तो इन जातिवादी मानसिकता के फैलाने वाले आतंकवादियों को शासन और प्रशासन जो है वो प्रोटेक्ट करता है। देखिए SC/ST एक्ट के अंदर में क्लियर प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का काम करे और आपके साथ छुआछूत या भेदभाव करे तो उस व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करके उसे जेल भेजा जाना चाहिए। परंतु भारत के अंदर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस हैं वो ये बोल देते हैं कि एक SC/ST को अगर घर में बैठ के आप गाली दो तो वो अपराध नहीं है। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट के जो सिटिंग जजेस हैं जो संविधान के विरोध में और SC/ST एक्ट के विरोध में काम करते हैं तो ये डायरेक्ट वहां तक बात पहुंचती है कि अगर हम SC/ST के बाल नहीं काटेंगे तो हमारे ऊपर कोई भी जो है अपराध का मुकदमा दर्ज नहीं होगा, हम फ्री रहेंगे। कहीं ना कहीं जो राज्य सरकारें हैं, जो शासन व्यवस्था है, इस प्रकार के अपराधों को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश भारत के अंदर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके अंदर अगर ऐसा अत्याचार हो जाए तो वहां का हर व्यक्ति जो है सड़कों पर आ जाता है, चाहे उन्हें न्याय मिले या ना मिले। परंतु उत्तर भारत की स्थिति अलग है। सपोज करिए जिस समाज के व्यक्ति ने बाल काटने से मना किया, मेरे जैसा अगर कोई व्यक्ति हो तो उस समाज का बहिष्कार करे। मुझे बाल कटवाने के लिए, फैशन करने के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। मैं भगवान बुद्ध को मानने वाला व्यक्ति हूं, जो जिनका धारण मुंडन गंध विलेपन पदामठ ठाना वेरमणि, जिनका इस प्रकार के चीजों से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि ये घटनाएं कोई नई नहीं है। सर रुकेंगे कब ये घटना? ये तो बढ़ती जा रही है। देखिए ये घटनाएं जब तक नहीं रुकेंगी जब तक कि हम कम से कम 15-20 साल पूर्ण बहुमत से इस भारत पे राज करें। और वो राज भी इस वजह से करना, देखिए ये अमेरिका नहीं है जहां की जो है ट्रम्प के अगेंस्ट में जो बाइडेन को जनता जिता देगी। ये अमेरिका नहीं है जहां ब्लैक लाइव मैटर के नाम पे जो गोरे लोग हैं वो लोकतंत्र को बचाने के लिए और समाज को बचाने के लिए और डाइवर्सिटी के लिए सड़कों पर उतरेंगे। ये भारत है जहां एक अत्याचारी की जाति प्रिवेल करती है और उस जाति के आधार पर निर्धारण होता है कि इसके साथ खड़ा होना है या नहीं होना। अगर भारत के अंदर निर्भया का रेप केस होगा
होगा तो हर जाति के लोग मोमबत्ती लेके खड़े हो जाएंगे, परंतु यही रेप केस अगर हाथरस की लड़की के साथ होगा तो हाथरस की लड़की के ऊपर चरित्र पर आरोप लगाए जाएंगे और उसके भाइयों को, उसके परिवार को धमकाया जाएगा और डराया जाएगा। आप इस भारत के अंदर आप ये पूछते हैं सवाल जब कब तक रहेगा, जब तक जाति का जहर इन मनुवादी मानसिकता वाले आतंकवादियों के मन में रहेगा, जब तक यह जाति रहेगी। और इसे खत्म करने का सिर्फ एक ही जो उपाय है वो ये है कि जाति सबसे पहले नष्ट होगी, उसके बाद चीजें नष्ट होंगी। और मुझे नहीं लगता कि ये जाति का वायरस जो ये लोग, जो ये तुच्छ मानसिकता वाले लोग अपने दिमाग में बिठाए हुए हैं, जब तक हम उसको डिलीट नहीं करेंगे जाति नहीं जाएगी। सर, ये जाति का आप आधार मानते हैं या फिर जो गरीबी है लोगों के अंदर उसका भी एक बड़ा? नहीं, गरीबी ना गरीबी का कोई आधार भारत के अंदर नहीं है, सब जाति का आधार है। अगर एक गरीब व्यक्ति के ऊपर कोई अत्याचार होता है तो उसे शासन प्रशासन, देखिए अब एक बात बताइए कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको मंदिर से कोनी मार के बाहर कर दिया जाता है, भारत के राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता। तो क्या ये आर्थिक आधार पर उनके साथ अत्याचार हो रहा है या जातिगत आधार पर अत्याचार हो रहा है? भारत के सिटिंग आईएएस को जेल में डाल दिया जाता है जो कि अनुसूचित जाति से संबंधित है। तो ये जो अत्याचार है वो जाति के आधार पर या आर्थिक आधार पर है? दूसरी बात, अगर आप कहते हो कि गरीब के ऊपर अत्याचार होता है तो भारत के अंदर गरीबों की प्रतिशत कितनी संख्या किस जाति की है, इस बात को कौन डिक्लेयर करेगा? देखिए, गरीब की पहली बात तो कोई जाति नहीं होती और जितने गरीब हैं वो सारे के सारे SC ST OBC और माइनॉरिटी क्लास से जुड़े हुए हैं, वो किसी फॉरवर्ड क्लास से नहीं है। तो आपको नहीं लगता अगर आर्थिक स्थिति सुधर जाती तो अपराध कम हो जाता? नहीं, देखिए आर्थिक स्थिति सुधरने पर अपराध कम नहीं होता। जो भारत के अंदर जितनी भी जो हत्याएं हो रही हैं लव मैरिज के नाम पर, इंटरकास्ट मैरिज के नाम पर, उसमें कहीं ना कहीं लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी है, उसके बावजूद भी वो लोग मार दिए जाते हैं। अगर आर्थिक स्थिति निर्धारित करती कि जाति को, तो आज जो है OBC वर्ग के सबसे बड़े जो नेता है जो लालू यादव है वो जेल के पीछे नहीं होते और अमित शाह जो है बाहर नहीं होते। अगर आर्थिक स्थिति तय करती तो भारत के अंदर कुछ विशेष वर्ग के देखिए, अब भारत के अंदर कुछ विशेष वर्ग के जो अपराधी हैं, अगर एक वर्ग पे पिस्टल मिल जाए तो उसे आतंकवादी बना दिया जाता है, वही वर्ग पे दूसरी पिस्टल मिल जाए तो उसे उग्रवादी बना दिया जाता है, माओवादी बना दिया जाता है, नक्सलवादी बना दिया जाता है। लेकिन वही बंदूक अगर संजय दत्त के पास मिलेगी तो उसके ऊपर आर्म्स एक्ट लगेगा और उसके ऊपर एक फिल्म संजू भी बनेगी। लेकिन अगर यही बंदूक किसी SC ST OBC माइनॉरिटीज के पास मिलती तो वो जिंदगी भर जेल की सलाखों से बाहर नहीं हो जाता। और दूसरी बात, अगर आप आर्थिक रूप से बात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को सिर्फ और सिर्फ इस वजह से उसको जमानत दी क्योंकि उसकी जाति को देखते हुए, वरना सैकड़ों पत्रकार आज भी जेल के अंदर बिना ट्रायल के पड़े हुए हैं जिन्होंने निष्पक्ष पत्रकारिता की। और हो सकता है उन लोगों की आर्थिक स्थिति जो है मजबूत हो, परंतु उनकी जाति जो है मजबूत नहीं थी। सर, आपने अभी इंटरकास्ट शादी का जिक्र किया, आजकल देश में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है सर, आखिर क्यों? लव जिहाद के नाम पर। देखिए, लव जिहाद के नाम पे एक्चुअली ये जो कुछ लोग हैं जिन्हें लगता है कि लव जिहाद के नाम पे, देखिए जब ये SC ST OBC माइनॉरिटीज़ की जो लड़कियां हैं उनके साथ गलत काम करते हैं तो ये उन्हें जाति में बांट देते हैं। अगर हाथरस की एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार करके उसको जान से मार देंगे तो सभी मीडिया चैनल उसे दिखाएंगे दलित लड़की का ये रेप हो गया। लेकिन वही अगर दूसरे का लड़की का होगा तो ये कहेंगे भारत की बेटी। अब आओ कि जो इंटरकास्ट मैरिज जो है, इंटरकास्ट मैरिज में क्या होता है? इंटरकास्ट मैरिज पे अगर कोई लड़का, देखिए अगर कोई लड़का IAS होगा, जज होगा तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, कोई पॉलिटिशियन होगा तो कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन अगर वो मजबूत नहीं है तो उसे मार दिया जाएगा, उसे बचाने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। और भारत के अंदर ये चीज़ें जो लव जिहाद के कानून की बात कर रहे हैं, अगर लव जिहाद का कानून बनता है तो सबसे पहले आप उन लोगों को शाहनवाज हुसैन जैसे और नजमा जो हैं उनकी नजमा हेपतुल्ला, उनके लिए लव जिहाद कानून का क्या मतलब होगा ये देखा जाएगा, उसके बाद में हम कुछ सोच सकते हैं इसके बारे में। लेकिन सर, टीना डाबी जो रही हैं टॉपर IAS, उन्होंने जो है जो तलाक की अर्जी दाखिल कर दी है मुस्लिम से शादी करने के बावजूद 2018 में। देखिए, आप इसे क्यों हिंदू मुस्लिम का रंग दे रहे हैं? कौन टीना डाबी है? पहली बात तो मुझे ये नहीं पता, मुझे नहीं पता कि कौन टीना डाबी है,
क्योंकि दूसरी बात, अगर एक लड़की ने अपनी मर्जी से किसी लड़के के साथ शादी की है तो ये उसका व्यक्तिगत निर्णय था। देखिए, जब आप बात तो करते हो बहुजन समाज की, लेकिन सर लोग तो इसे लव जिहाद से जोड़ रहे हैं ना। नहीं, जो जोड़ रहे हैं, कौन जोड़ रहा है? लोग दो हैं, एक तो शेड्यूल कास्ट, एक नॉन शेड्यूल कास्ट। आप किन की बात कर रहे हो? तीसरा जोड़ना है ना, उसका फायदा भी उठा। वो कह रहा है कि लव जिहाद हुआ, लड़की के साथ गलत हुआ है। किसने कहा ये बात? सब लोग कह रहे हैं। देखिए, एक बात सुनिए, जब शेड्यूल कास्ट समाज का कोई व्यक्ति आईएएस बन जाएगा तो वो अपने आप को धरती से ऊपर समझने लग जाएगा और उसे लगता है कि मैं इस समाज का पार्ट नहीं हूं और मैं समाज में एक मैसेज दे रहा हूं। जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, जिस आईएएस की आप बात कर रहे हैं, उस आईएएस को हमारे समाज ने सिर्फ और सिर्फ उसके पद के कारण अपनी आंखों पर बैठाया, उसकी विचारधारा के कारण नहीं। अगर उसकी विचारधारा के कारण बैठाते तो आप अपने नाम के आगे पीछे खान तो लगा सकते हो, परंतु आप अपने नाम के आगे पीछे अंबेडकर नहीं लगा सकते, फूले नहीं लगा सकते, क्योंकि इससे आपकी जो जाति है वो रिवील हो जाएगी। दूसरी बात, जब लव जिहाद की बात आप कर रहे हो कि आज आप इस नाम पे सिंपैथी गेन करना चाहते हो कि मैं डाइवोर्स ले रही हूं, यह आपका व्यक्तिगत मामला था। जब आप आईएएस बने, आपने एक पद ग्रहण किया, जब आपने शादी की, आपने अपने एक पारिवारिक चीजें एक्सेप्ट की, लेकिन समाज के प्रति आपका आईएएस बनने से पहले और आईएएस बनने के बाद क्या योगदान था? सवाल यह है, क्योंकि हमारे जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उन्हें लगता है कि पद से ही व्यक्ति की पहचान होती है। अगर आप लोग अपने हाथ में टूटा फूटा माइक लेके डोल रहे हो तो आपकी इज्जत ये समाज नहीं करेगा, परंतु वहीं अगर रवीश कुमार आ जाए तो रवीश कुमार के पीछे ऐसे भीड़ लगा देगा जैसे बावले गांव में ऊंट आ गया हो, क्योंकि हमारे लोगों को जो बात सुनाई देती है वो पद की बात सुनाई देती है, उसकी विचारधारा की बात नहीं सुनाई देती। तो जब आप इस बात को कहते हो कि लव जिहाद, लव जिहाद, लव जिहाद, कोई लव जिहाद का कोई एंगल इसमें नहीं है। ना तो टीना डाबी समाज से संबंध रखती थी, ना ही और आज भी उसके डाइवोर्स लेने से। टीना डाबी के लव जिहाद, इस प्रकार की घटनाओं को ही लव जिहाद कहा जाता है। देखिए, एक आईएएस जो है वो शेड्यूल कास्ट भी हो सकता है, एक मुस्लिम भी हो सकता है। मैं आपको ऐसे कई एग्जांपल दे सकता हूं जहां शेड्यूल कास्ट लड़कों ने नॉन शेड्यूल कास्ट लड़कियों से आईएएस के जो सिविल सर्वेंट है उनमें शादी की है। उनकी मैट्रिमोनियल लाइफ ठीक भी है, खराब भी है। मैट्रिमोनियल लाइफ सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। अगर आप इसको देखें, अगर उन दोनों को लव जिहाद से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम और आप हैं कौन इस बात को डिसाइड करने वाले कि यह मामला लव जिहाद का है? लेकिन सरकार तो कानून बना रही है ना सर, ऐसे नहीं, सरकार जो कानून बना रही है, सरकार का कानून जो है एक व्यक्ति विशेष को, एक वर्ग विशेष को ध्यान में रखते हुए बना रही है कि शादी के कारण आप जो है धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। दूसरी बात कि जो कानून बन रहा है, देखिए अभी तक हमने ना तो कानून की जो व्याख्या है वो देखी है, ना ही कानून के सेक्शंस देखे। जब तक हम कानून नहीं पढ़ेंगे उस कानून के बारे में कोई भी कमेंट करना गलत है, क्योंकि लव जिहाद के ऊपर अगर कोई भी कानून बनेगा तो वो हमारे मूलभूत अधिकारों के विरोध में होगा।